हेलो दोस्तों। इंडियन पॉलिटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर मैंने आपको प्रियम्बल के बारे में पढ़ाया था। ये जो प्रियम्बल है ये है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। आज से हम लोग पार्ट्स को पढ़ेंगे। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। शुरुआत करेंगे पार्ट वन से, उसके बाद इसी लेक्चर में मैं आपको पार्ट टू के बारे में यानी कि सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ाऊंगा। पार्ट वन है दोस्तों यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आपको चार आर्टिकल मिलेंगे। आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताता है, पार्ट वन का पार्ट है। पार्ट टू यानी कि सिटीजनशिप, इसमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात की गई है। इन दोनों को आज इसी लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। दोस्तों ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया है, जिसमें पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जिक्र है। टोटल चार आर्टिकल हैं, आर्टिकल वन, आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री, आर्टिकल फोर। दोस्तों ये जो आपको लैंग्वेज दिख रहा है ये है लीगल लैंग्वेज। ये हमें आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो इसे हमें आसानी से समझना होगा। इस लेक्चर में मैं आपको इसी चीज को आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के उस डिबेट से जहां पे ये बात निकल के आई थी, जो हम अपने देश का नाम क्या रखें, इंडिया रखें या फिर भारत रखें। कुछ लोग चाहते थे जो ट्रेडिशनल नाम भारत रखा जाए, कुछ लोग चाहते थे मॉडर्न नाम इंडिया रखा जाए। तो हमने दोनों नाम पे एग्री कर लिया और हमने नाम रखा इंडिया, दैट इज भारत। तो यही चीज आपको आर्टिकल वन में दिख जाएगी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पे भी डिबेट छिड़ी थी, जो इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा जाए या फिर फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स कहा जाए। तो दोस्तों याद करो, मैंने जब सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया था तो वहां पे मैंने केसी वेयर एक बंदे के बारे में बात की थी, जिसने बताया था जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजाई फेडरल है। क्या है? क्वाजाई फेडरल। हिंदी में बोले तो अर्ध संघीय, यानी कि नॉट ट्रूली फेडरल। नॉट ट्रूली फेडरल का मतलब ये हुआ, इसको भीमराव अंबेडकर ने अच्छे से समझाया है। जो इंडियन फेडरेशन जो है ना, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। हमारा जो इंडियन फेडरेशन है ये किसी स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। अनलाइक यूएसए, यूएसए में क्या है, जो टोटल 50 स्टेट्स हैं। अब ये 50 स्टेट्स ने मिलके एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया और डिसाइड किया जो हम लोग मिलके बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं ना, उनकी इतनी ही औकात है जो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जो अगर स्टेट्स चाह भी लें तो वो यूनियन का हिस्सा ना होने का सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दे हैव नो राइट टू ससीड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो यूनियन जो हमारा है वो इंडस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, स्टेट्स में जब चाहें जितनी मर्जी चाहें बदलाव हो सकते हैं। और इसी बदलाव को आज हम लोग आर्टिकल वन में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल वन टू थ्री फोर जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसी के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की। दोस्तों टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में डिफरेंस है। यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों बड़ा है? इसलिए क्योंकि आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया में टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों ऐसा है, जो मान लो हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और पाकिस्तान को पे हमला करने के बाद हमने पाकिस्तान के पूरे एरिया को हमने अपने आप में मिला लिया, भारत में मिला लिया। तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये बदलाव पहले ही कर दिया है। जो अगर हमने किसी भी एरिया पे कब्जा जमाया, ठीक है, और उसको अपने आप में मिला लिया, तो वो भी हमारा ही टेरिटरी काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी मिला लिया है। तो अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो टेरिटरीज का मतलब क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स
यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, तो तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर यूनियन ऑफ इंडिया पूछा जाए जो क्या है, तो सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और जो टेरिटरी एक्वायर की जाती हैं, ठीक है, वो भी इसमें काउंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। एक और चीज आपको समझना होगा जो यहाँ पे मेंशन है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। दोस्तों अगर आपको स्टेट और टेरिटरीज के नाम जानने हैं तो आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना होगा, ठीक है। याद करो मैंने जब सेलिएंट फीचर्स पढ़ाया था तो शेड्यूल्स के बारे में भी बताया था। तो फर्स्ट यानी कि वन, यानी कि सन, सन का मतलब ये था जो ये सन की रोशनी पूरे भारत पे पड़ रही है, इसके यूनियन एंड टेरिटरीज पे पड़ रही है, तो सारे लिस्ट आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हम लोग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 पढ़ेंगे ना, तो दोनों को आपको साथ साथ देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन का फायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले उठा लेते हैं और आपसे ऐसे सवाल पूछ देते हैं जो शायद आपको कंफ्यूज कर दें। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउटसाइड यूनियन। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर। इसको अगर आप अच्छे से समझो तो ये है आपका भारत। सॉरी फॉर द रॉन्ग मैपिंग, बस आपको समझाने के लिए ऐसा बनाना है, ठीक है। ये एरिया है मान लो कहीं और बाहर, ठीक है। इसको अगर हम अपने भारत में मिलाना चाहें तो फिर आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये या तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था एज अ स्टेट या फिर कहीं पे ये एग्जिस्ट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता था, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। अगर ये बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग अंदर में ही कोई बदलाव करते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हम लोगों ने कहाँ-कहाँ किया? तो एग्जाम्पल है गोवा। गोवा 1961 में हम लोगों ने पोर्टुगीज के कब्जे से छुड़ाया और अपने भारत में मिला लिया। कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया था? तो हम लोगों ने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया था। फिर हम लोगों ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया इन 1987। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने? तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया था, ठीक है। सिमिलरली पौंडीचेरी की बात करें तो 1954 में ये फ्रेंच टेरिटरी था, इसको हम लोगों ने भारत में मिला लिया। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया होगा? तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। आर्टिकल 3 के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोवा को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड दिया आर्टिकल 3 के तहत, यानी कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट जैसा भी होगा, ठीक है, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। यानी कि अगर मान लो हमने बिहार को कार्व आउट करके बिहार के नीचे झारखंड बना दिया, आर्टिकल 3 के तहत बना दिया, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स थ्रू आर्टिकल 3। अगर हमने बाउंड्रीज बदलने होंगे, नाम बदलने होंगे, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, वो हम लोग आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। यानी कि तेलंगाना 2014 में बना, आंध्र प्रदेश से एक हिस्सा निकल गया और तेलंगाना बन गया अंडर आर्टिकल 3। चूजा, चूजा का मतलब क्या हुआ? तो आपको याद रखना है चूजा 2000। ये क्या है भाई? तो देखो चूजा यानी कि CH से छत्तीसगढ़, U फॉर उत्तराखंड और J फॉर झारखंड। चूजा, चूजा का मतलब ये हुआ जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 वर्ष में 3 स्टेट का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ आपको मध्य प्रदेश से कटकर बना, झारखंड आपको बिहार से कटकर बना और उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से कटकर बना। चूजा 2000, इतना याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिकल 3 के तहत बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मद्रास का नाम, मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया था 1969 में। फिर उसका कैपिटल मद्रास था, बाद में चेन्नई कर दिया गया। ओडिशा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया 2011 में अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक थोड़ा सा सवाल देखते हैं, एक अच्छा सा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के विधेयक द्वारा संभव नहीं है? देखो
अभी आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। तो ऑल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट बिल्कुल है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट बिल्कुल है। तो ये दोनों चीज तो हो सकते हैं। कहानी फंसती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यही कीवर्ड है, फॉर्मेशन और एडमिशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज पॉसिबल अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स यानी कि बाहर से हम लोग एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 2 के तहत ही होगा, ठीक है। तो चलिए बैक अगेन विद दिस स्लाइड। एडमिशन एंड फॉर्मेशन, बस यही कीवर्ड आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को तो शायद एग्जामिनेशन में ये सारे सवाल कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे तो फिर चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक और मुश्किल सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जो आर्टिकल 3 के तहत आपको क्या क्या पार्लियामेंट को पावर मिलता है थ्रू फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। देखो, पावर ये है, जो पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स पार्ट्स और यूनियन विद यूनियन टेरिटरीज। यानी कि अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज को स्टेटहुड दे रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, घटाना है घटा सकते हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है कर सकते हैं, नाम बदलना है बदल सकते हैं। ये सारे खेल आर्टिकल 3 के तहत होंगे। अब इन सभी चीज़ों को करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, ये जो कंडीशन है ना, वो एक तरीके का फॉर्मेलिटी है, लेकिन इस फॉर्मेलिटी को आपको मस्ट मतलब करना तो है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब आप चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे तो समझोगे। देखो, अगर आपको किसी भी स्टेट के बारे में बिल लाना है जो इसका एरिया हमें बदल देना है, ठीक है, नया स्टेट फॉर्मेशन होना है, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो हमने आर्टिकल 3 के तहत बिल पेश कर दिया, ठीक है। अब ये बिल तभी पेश होगा जब इसके ऊपर में प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होगा, पहला कंडीशन, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जिस स्टेट का खेल करने जा रहे हो आप, ठीक है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को आप ये सारी चीजें भेजोगे, इस बिल के बारे में भेजोगे, तो देखो भाई तुम इसको पढ़ लो, ठीक है। हालांकि पढ़ने के बाद आप तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अगर इसने कोई सजेशन दिया तो ये प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर माने या फिर ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो व्यूज आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है, और पार्लियामेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई फॉर्मेलिटी, लेकिन ये फॉर्मेलिटी आपको मस्ट करनी है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए, और रहा बात यूनियन टेरिटरीज का, तो इसमें तो और भी कोई खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज को सेंटर ही गवर्न करती है और यहाँ खेल पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पावर है नहीं जो अलग से वो राज्य बना ले, ये सारा खेल पार्लियामेंट खेलेगा, ठीक है। तो सेंटर जो है वही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ पे वो भी फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन में आप स्टेटमेंट देख रहे हो ना, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेटमेंट के रूप में आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो फाइनल लाइन इज, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ इंडियाज पॉलिटिकल मैप विदाउट स्टेट कंसेंट, ठीक है। स्टेट का कंसेंट अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग जब चाहें, मतलब पार्लियामेंट जब चाहे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को कहा गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट को जितनी मर्जी डिस्ट्रक्ट करना है कर दो, यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, ये इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ठीक है। यही स्टेटमेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। यूएसए की बात करें तो यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट्स है ना, इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और सारे मिल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू फेडरेशन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी भी स्टेट में बदलाव करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो क्या ये पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, पॉसिबल तो है, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कल को यूनाइटेड स्टेट्स चाहे जो मैं भारत में मिल जाऊं तो भारत से पूछ के मिल सकता है वो, ठीक है। तो भारत से पूछना तो पड़ रहा है ना, तो वही वाली बात है। तो ऐसा ये है, यहाँ पे स्टेट्स को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो जो स्टेट्स में बदलाव हुए हैं उनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनसे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो यानी कि स्टेट का
वीटो यहाँ पे चलेगा। वीटो इन द सेंस कह लो स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेक होल्डर होगा, जो भी बदलाव होंगे इसके बगैर पूछे असंभव है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है एनी लॉ अंडर आर्टिकल 2 और 3, जो हम लोगों ने देखा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये दोनों आर्टिकल क्या करेंगे, आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी बदलाव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या देखा था, तो वन सन यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की लिस्टिंग में भी बदलाव होंगे, यानी कि जो भी नई चीज़ें ऐड होंगी वो यहाँ भी ऐड होंगी, जो भी चीज़ें सेपरेट होंगी डिमिनिश होंगी वो यहाँ भी होंगी। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ शेड्यूल में क्या था, तो फोर्थ शेड्यूल में हम लोगों ने देखा था एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, है ना। तो आपको राज्यसभा की सीटों में भी बदलाव होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन क्लॉज नंबर 2, लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। तो जो भी आप बदलाव कर रहे हो ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही काम चल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का खेल नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये चीजें अगर आपने समझ ली तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसी के साथ एक सवाल उठता है, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, पार्लियामेंट को जो पावर मिल रहा है आर्टिकल 3 के तहत, इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। क्या पार्लियामेंट को ये भी पावर मिल जाता है जो किसी इंडियन टेरिटरी के हिस्से को किसी फॉरेन कंट्री को दे दे? तो ये चीज आपको समझने के लिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देखने होंगे। क्यों देखने होंगे, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हमेशा जुडिशरी अच्छे से करता है ना। तो फिर चलिए, अगर जहां भी कंफ्यूजन है वहां पे जुडिशरी सामने आएगा और आपको बताएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसका असल मतलब क्या है। और ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है वो अक्सर बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। कारण क्या है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हटाई जाती हैं, इसका इंटरप्रिटेशन समय समय पे बदलता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं बेरूबारी केस 1960 की। दोस्तों ये वही बेरूबारी है जिसको मैंने पढ़ाने के लिए आपको बताया था प्रियम्बल में, जो जुडिशरी की मति मारी गई थी बेरूबारी केस में, और उसने बोल दिया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में इस डिसीजन को बदला गया, कौन से केस में, तो केशवानंद भारती केस में बदला गया, और इसी बात को फिर से रीअफर्म LIC ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। ठीक है, और इसको हम लोगों ने BKL यानी कि बकलोल से याद रखा है। ठीक है, BKL। ठीक है, तो वही केस है बेरूबारी केस। तो बेरूबारी क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस आप इतना समझो। Parliament power under Article 3 does not include secession of territory to a foreign state। तो जो आर्टिकल 3 के तहत आपको पावर मिला है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं जो आप अपने भारत का कोई हिस्सा को काट के किसी फॉरेन कंट्री को दे दोगे, तो ये चीज नहीं होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेट मेंशन है ना, यहाँ पे स्टेट थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में है। इसका मतलब होता है एनी टेरिटरी दैट इज गवर्न्ड बाय समवन। चाहे अब यहाँ पे स्टेट का मतलब या तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर कुछ भी। ठीक है, एनी टेरिटरी दैट इज गवर्न्ड बाय समवन। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, आपको समझना पड़ेगा। ये एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, STATUS, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस का मतलब कंडीशन समझ लो। ठीक है, वहां से ये वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रॉडर टर्म में है, ये आपको समझना होगा। फॉरेन स्टेट का मतलब फॉरेन कंट्री हो गया, समझे, फॉरेन यूनिट हो गया दैट इज गवर्न्ड बाय समवन। स्टेट जो है ये परमानेंट है, गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी। तो आर्टिकल 3 के तहत जो आपको पावर मिला है, इसका मतलब ये नहीं जो आप एक हिस्सा काट के किसी फॉरेन स्टेट को दे दोगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके लिए आपको लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, और इसीलिए आपको एक हिस्सा जो था वो हटाया गया हमारे भारत से। ठीक है, और ये इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। ठीक है, कौन सा हिस्सा हटाया गया, तो बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को दिया गया था। इसको हम लोग आगे समझेंगे।
तो बस आपको इतना समझना चाहिए, जो आर्टिकल 3 के तहत आप किसी फॉरेन टेरिटरी को चीजें दे रहे हो, तो वो आर्टिकल 3 यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आर्टिकल 368 लगेगा। ठीक है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। 9th अमेंडमेंट एक्ट के तहत बेरू बारी यूनियन को पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप बाउंड्री को सेटल कर रहे हो, ठीक है, तो इसको भी बाउंड्री सेटलमेंट एक्ट केस 1969 की बात कर लें, तो इसके तहत जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है उसको अगर आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो इसको सिसेशन नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत भी किया जा सकता है, नो अमेंडमेंट नीडेड। ठीक है, अब यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल बन जाएंगे ये, जो अगर आप किसी कंट्री को कोई अपना हिस्सा दे रहे हो, सीड करके कोई हिस्सा दे रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगेगा, स्टेटमेंट नंबर 1। बाउंड्री सेटलमेंट अगर हो रहा है, म्यूचुअली बाउंड्री सेटलमेंट हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन केस अलग अलग है, वो आप देख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो ये बेरूबारी यूनियन वाली क्या कहानी थी। तो दोस्तों ऐसा है, जो देखो ये क्या है, तो ये है बांग्लादेश। पहले ये क्या था, तो ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। देखो, भारत के जो विभाजन हुए थे तो पाकिस्तान को दो हिस्से में दिया गया था ना, तो एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश जो आज का है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब हुआ ये था, जो रेडक्लिफ जो है ना, जब 1947 में आपको ये अवार्ड आ गया, जो दो डोमिनियन बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत, तो फिर रेडक्लिफ को लगाया गया था बाउंड्री को डिवाइड करने के लिए। और ये बंदा जल्दी में था, इसने ऐसे बाउंड्री को डिवाइड कर दिया जो कुछ कुछ जगह पे इसने चीज़ें छोड़ दी। जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये बेरूबारी है, ये एरिया जो बेरूबारी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने कुछ एरिया छोड़ दिए। तो आप बॉर्डर 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 आ रहे हो, अब यहाँ पता चला कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो ये जो है ना, ये एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब इसको सेटल करना था, तो इसके लिए पहली बार बाउंड्री के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बैगे अवार्ड बनाया गया था 1950 में। ठीक है, इससे भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर नेहरू और नून के बीच में एग्रीमेंट हुआ। नून कौन था, तो नून शायद जफर नून नाम था, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था आपको पाकिस्तान का। और यहाँ पे बात हुई जो इनक्लेव्स, इनक्लेव्स का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है और ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, उस समय में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो कुछ एरिया ऐसे थे यहाँ पे जो कि बेसिकली इंडिया के पार्ट थे, और कुछ एरिया यहाँ पे ऐसे थे जो कि बांग्लादेश के पार्ट थे। तो ये जो इनक्लोज्ड एरिया है ना, इसको इनक्लेव कहा जाता है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश का पार्ट है, जो कि इंडिया में है, और यहाँ का जो बांग्लादेश में जो इंडिया का पार्ट है उसको भी इनक्लेव कहेंगे। समझ में आ गया इनक्लेव क्या था। तो फिर आया जो चलो इस इनक्लेव को एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक है, और इस तरीके से बेरूबारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। 1960 में ये बात हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, जो इसको कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 3 के तहत आराम से कर दिया जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो 9th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया, जो भाई सेशन अगर हो रहा है, ठीक है, सेशन हो रहा है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से बेरूबारी को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अब बांग्लादेश हो जाता है। 1971 में इंडिया पाकिस्तान जो वॉर होता है उसके तहत बांग्लादेश का निर्माण होता है, और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको कहते हैं लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट साइन होता है, जो भाई तुम अपने इनक्लेव्स हमें दे दो, हमारे इनक्लेव्स तुम ले लो, मतलब एक्सचेंज कर लो। ठीक है, और लेकिन ये साइन तो हो जाता है लेकिन रेटिफाइड नहीं हो पाया होता है। 2011 की बात है, ये डिसाइड होता है 2011 में जो कौन कौन से इनक्लेव देने हैं और कौन कौन से इनक्लेव लेने हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक प्रोटोकॉल तैयार होता है। मोदी गवर्नमेंट 2015 में 100th अमेंडमेंट एक्ट लगता है। क्यों, क्योंकि हमने बेरूबारी केस में समझा था भाई यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट लगेगा। ठीक है, फिर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होता है, 111 इनक्लेव्स दिए जाते हैं, 51 इनक्लेव्स लिए जाते हैं, और इस तरीके से बॉर्डर का सेटलमेंट होता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, जो चीज आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हो, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर सेटलमेंट हो रहा है तो वो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है, तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाना पड़ा। वो इसलिए लाना पड़ा, जो भी इनक्लेव्स का ट्रांसफर हो रहा था ना, तो इस ट्रांसफर के बाद आपको एक तरीके से जितने भी एसोसिएटेड स्टेट्स हैं उनके बाउंड्री में बदलाव देखने को मिला, और इसे हमें फर्स्ट शेड्यूल में अपडेट करना था, और इसलिए हम लोग 100th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए।
अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा, इसमें हम लोगों ने नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में पढ़ा। यूनियन के डेफिनेशन को समझा, टेरिटरी के डेफिनेशन को हमने समझा। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 2 पढ़ा और इसके तहत हमने देखा जो किसी भी न्यू स्टेट्स का अगर एडमिशन होगा और एस्टेब्लिशमेंट होगा तो वो होगा आर्टिकल 2 के तहत। इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 2A इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट जब भी आप ये देखो ना 2A 2B, तो इसका मतलब ये है ना, जो यहाँ पे अल्फाबेट दिख रहा है इसका मतलब ये है जो ये चीजें बाद में ऐड की गई हैं। तो सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, इस चीज को हम लोगों ने 2A के तहत इंसर्ट किया और फिर बाद में इसको हटा भी दिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी ये है, जो सिक्किम पहले चोगयाल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। लोग चाह रहे थे जो सिक्किम भारत का पार्ट हो जाए। कौन से लोग? जो सिक्किम में रहते थे। ठीक है, और इसके तहत हम लोगों ने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट बना लिया। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब ये हुआ जो चोगयाल डायनेस्टी रूल करे तो करे, ठीक है, इसके जितने भी एक्सटर्नल मैटर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ये सारी चीजें भारत अब देखेगा। ठीक है, तो सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। लेकिन फिर आया 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत हम लोगों ने सिक्किम को पूरी तरीके से भारत में मिला लिया। ठीक है, और उसे पूर्ण स्टेटहुड दे दिया। और जब हमने फुल स्टेटहुड दे दिया तो फिर ये जो 2A का जो सेक्शन देख रहे हो आप, आर्टिकल 2A, इसको हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, और क्यों? क्योंकि अब तो ये फुल स्टेट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी कहानी आपकी सिक्किम की। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है एंड द ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जितने भी लॉज होंगे वो अगर बदलाव करेंगे तो वो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी बदलाव करेंगे। ठीक है, इतनी ही बात है, इतना ही आपको समझना है यूनियन एंड द टेरिटरी से। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों जब हमारा भारत आजाद हुआ तो इस तरीके का पूरा ये समझो नक्शा था। ठीक है, 1956 में हमारा भारत का मैप इस तरीके का दिखने लगा। तो बेसिकली अगर आज के डेट की बात करें तो हमारा भारत इस तरीके का दिखता है। बिफोर 1947 ये इस तरीके का दिखता है। येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो था ब्रिटिश इंडिया, और जो पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो था प्रिंसली स्टेट्स। दोस्तों अब यहां से यहां कहानी कैसे हुई ये आपको समझना होगा थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें फेजेस में चीजों को समझना पड़ेगा। टोटल 6 फेजेस लगेंगे ये समझने के लिए जो हमारे आज का जो भारत आपको इस तरीके का दिख रहा है, इसमें कैसे सभी लोगों को जोड़ा गया और उसको भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, तो उस समय में इंडिया के पास था ब्रिटिश प्रोविंसेस, इसके अलावा 502 प्रिंसली स्टेट्स जो कि बेसिकली नवाबों के द्वारा रूल किया जाता था। नवाब रूल करते थे अंडर द क्राउन ऑफ द क्वीन। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके अंदर ही नवाब ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स पे रूल करते थे। ठीक है, अब जब भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इनको ऑप्शन दिया गया या तो आप इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर लो, या फिर आप पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन था ना, टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये बड़ी मुसीबत लेके आया हमारे लिए। तो फिर कहानी में आए सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सेक्रेटरी वीपी मेनन। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई और धीरे धीरे सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला लिया। ठीक है, तो ऐसा है जो 549 प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने भारत को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेकिन 3 ऐसे थे जो बिदक गए। बिदक गए का मतलब ये हुआ, जो हैदराबाद जो था ना, ठीक है, वो कह रहा था जो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, और हैदराबाद का जो निजाम था उसकी सेना थी जिसको कहते थे रजाकार। अब ये जो रजाकार लोगों पे मारपीट करते थे, इसके कारण लोगों के बीच में विद्रोह पैदा हुआ। फिर हमें भी मौका मिल गया, हम लोगों ने पुलिस एक्शन लिया और हम लोगों ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन पोलो। और इस पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत हम लोगों ने हैदराबाद को अपने देश में मिला लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूनागढ़ की। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ पे है?
तो दोस्तों जब आप गुजरात जाओगे तो ये वाला जो एरिया है ना गुजरात के मैप का, ठीक है, तो ये है जूनागढ़। अब यहाँ पे जो नवाब था वो मुस्लिम और आबादी जो थी वो थी हिंदू, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह। अब जनता का फैसला ये था जो अब ये जो जूनागढ़ है वो भारत का पार्ट होगा। तो थ्रू प्लेबिसाइड हमने इसको मिला लिया। कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो देखो कश्मीर के उस समय में राजा थे, राजा हरि सिंह। उस समय में कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, ठीक है। नॉट डायरेक्टली हमला किया था, ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉर था। मतलब पाकिस्तान ने अपने कुछ लोग इंडिया में भेज दिए थे और धीरे धीरे उसने इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये देख के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था भारत के साथ, और इसके तहत कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट बन गया, ठीक है। और इस तरीके से कश्मीर भी आ गया हमारे पास। 1947 की बात है। तो ये तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों जब 1950 में हमने अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन किया था, AEG याद करो, जब हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था तो ये वर्ड पढ़ा था, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उस समय में हम लोगों ने टोटल जितने भी टेरिटरीज है ना उसमें उसको टोटल 29 यूनिट्स में बांटा था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो शायद ही ये सवाल पूछेंगे, बस आप थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। जो पार्ट ए में 9 प्रोविंसेस थे, पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स थे, पार्ट सी में 10 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंसेस थे, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कैसे चीज़ों को हम लोगों ने स्टेट्स में इसका कन्वर्जन किया। तो देखो ऐसा है ना, जो ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने ये 4 प्रोविंसेस क्लासिफिकेशन कर दिए ABCD, ठीक है। लेकिन इन्हें स्टेट में कन्वर्ट करना था। अब किस बेसिस पे कन्वर्ट करें? सबसे पहला सवाल तो ये था, लिंग्विस्टिक डिमांड्स बढ़ रहे थे, जो आप लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार पे स्टेट्स का निर्माण करो, ठीक है। और इसके लिए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया गया SK धर के नेतृत्व में, इसीलिए इसका नाम धर कमीशन रखा गया। 1948 की ये बात है। तो इन्होंने एक चीज अच्छा किया, जो इन्होंने ये बताया, जो भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे फोकस करो, ठीक है। और फिर डिमांड बढ़ने लग गई, तो फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई गई, जिसको JVP कमेटी कहते हैं। JVP क्यों कहते हैं? तो JVP इसलिए कहते हैं क्योंकि J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टभी सीतारमैया, इन तीनों के द्वारा बनाई गई कमेटी यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी ने ये फैसला लिया, जो लैंग्वेज को अगेन स्टेट के फॉर्मेशन का आधार नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको ये समझना होगा, जो पहला कमीशन था धर कमीशन, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है। 1948 में आया था, 1949 में आया था JVP कमेटी, ठीक है। उसके बाद डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई लोगों की, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो समझो एक तरीके से वहां पे एजिटेशन शुरू हो गया, और वहां पे एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामलू, इन्होंने 56 डे का फास्ट रख दिया, ठीक है। और इसी फास्ट के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर 56 डेज इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज ये था, जो नई नई आज़ादी मिली थी, अब चाह नहीं रहे थे जो किसी भी तरीके से स्टेट्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया, जो भाषा के आधार पे मद्रास स्टेट में जो भी तेलुगु स्पीकिंग रीजन है ना, इसको अलग से आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। और इस तरीके से आपको आंध्र स्टेट एक्ट 1953 आया, जिसके तहत आंध्र स्टेट पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, जो कि मद्रास से कटकर बना था, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपने समझ ली तो अच्छी बात है। इसके बाद 3 साल बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, ठीक है। इससे पहले क्या आया था? तो 1953 में ही फजल अली कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज किया, जो इन्होंने भाषा को आधार बना लिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कहा, जो वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थ्योरी नहीं चलेगी, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। चले थे इंडिया बनाने, बन गया वेस्ट इंडीज, वैसा हाल हो जाएगा। तो वेस्ट इंडीज वाला हाल नहीं करना है, इसको इंडिया ही रखना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जो आप यूनिटी पे फोकस करो, वन लैंग्वेज वन स्टेट पे फोकस मत करो।
तो इसके तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 में। जो भी क्लासिफिकेशन था ABCD वाला, इसको खत्म कर दिया गया। टोटल 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देता है, जो फजल अली कमीशन जो है ना, ठीक है, वो उसके और कौन कौन मेंबर्स थे, तो टोटल 3 मेंबर्स थे। एक तो खुद फजल अली जो कि चेयरमैन थे, इसके अलावा KM पानिकर और HN कुंजरू, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी क्रोनोलॉजिकली ये पूछ देते हैं, जो पहले धर कमीशन बनाया गया, या फिर JVP कमीशन बनाया गया, या फिर फजल अली कमीशन बनाया गया, तो आपको याद रखना है धारा जल फव्वारा। ठीक है, ये चीज आपको स्टैटिक जीके में भी देखने को मिल जाएगी। जब आप मिसलेनियस सेक्शन में कमिटीज एंड कमीशन पढ़ोगे ना, तो वहां भी ये ट्रिक देखने को मिल जाएगी, धारा जल फव्वारा। ठीक है, धारा का मतलब हो गया धर, जल यानी कि JVP कमेटी, फव्वारा यानी कि फजल अली कमेटी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। धर कमीशन जो है वो 1948 में आता है। ठीक है, JVP कमेटी 1949 में आता है। ठीक है, 1949 में। और फजल अली जो है वो 1953 में ये आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फजल अली कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था। ये सारी चीजें आप क्रोनोलॉजिकली याद रख लेना। अब सवाल उठता है, जो भी ये 14 स्टेट्स बने थे उनको कैसे याद रखा जाए, तो उसको याद करने की एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है, जो कि UPSC में जितने भी बच्चे होंगे ना, UPSC की तैयारी करने वाले, वो सारे इसी ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही ट्रिक इस्तेमाल करना है क्या ये ट्रिक? तो आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले बैठ जाओ। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब इस ट्रिक में थोड़ी सी लिमिटेशन है, जिसको हम लोग आगे दूर करेंगे। बस आप इतना समझ लो जो कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको चीजें पढ़ा देता हूं, फिर आते हैं इसी पेज पे अगेन। ठीक है, तो देखो शुरुआत होती है बॉम्बे स्प्लिट से। 1960 में ये बॉम्बे स्प्लिट होता है, महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा है ना, जो बॉम्बे प्रोविंस जो था, इसमें जो गुजराती स्पीकिंग लोग थे उन्होंने गुजरात बना दिया, और मराठी स्पीकिंग जो है उनके लिए मराठा बनाया गया। कब की बात है? तो 1960 में। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा जो आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है 1953 में। ठीक है, उसके अलावा तेलंगाना के कुछ एरियाज को जोड़ दिया जाता है आंध्र प्रदेश में। कब? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, उसके बाद 1960 में बॉम्बे स्प्लिट होता है, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया जाता है। अब गुजरात में जो शराब बैन है ना, वो कैसे बैन है? तो वो बैन है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो पॉसिबल ऐसे है, जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, ये तो 1949 1960 में इन्होंने अलग कर दिया ना। ठीक है, तो उसी समय से ये शराबबंदी लागू थी, लेकिन महाराष्ट्र ने इस नियम को माना नहीं। जब ये बाइफर्केशन हुआ, तो गुजरात मान लिया ये नियम, वो उसने कंटिन्यू रखा, महाराष्ट्र ने ये हटा लिया। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें। उसके बाद 1961-62 में दादरा और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी और गोवा दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन क्या हुआ? जो बेसिकली इसको मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया अंडर आर्टिकल 2। ठीक है, उसके बाद 1963 की बात कर लेते हैं। नागालैंड बना एज अ 6th स्टेट। इसको मैंने कैसे याद रखा है, तो वो आप याद रख सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे पूछ देंगे। ठीक है, आप याद तो कर लोगे, अभी चीजें मैं आपको याद तो करा दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको ईयर दे देंगे, पूछेंगे मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, जो नागालैंड जो था वो 1963 में 16th स्टेट बना था। अब इसको मैंने नाग से याद रखा है। अब नाग के ऊपर वाले हिस्से को देखोगे तो वो 3 की तरह दिखता है। ठीक है, तो बस ऐसे याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1966 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंजाब स्प्लिट होता है, हरियाणा 17th स्टेट बनता है, और चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ठीक है, अब चंडीगढ़ को हरियाणा का भी कैपिटल बना दिया गया, पंजाब का भी कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो पहाड़ी इलाके थे, ठीक है, उसको 1971 में हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था एज ए 18th स्टेट। यानी कि पंजाब जो है ना, उसका समझो एक तो पंजाब हो गया, नीचे से हरियाणा हो गया। ठीक है, और जो पहाड़ी इलाके थे उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, इन 1971। कैसे याद रखोगे? तो हिमवंत, हिमवंत। वंत किस लिए? तो वन का मतलब वन, यानी कि 1971। ऐसे याद रख लोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है। आप और भी कोई ट्रिक्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैंने हिमवंत ऐसे याद रखा है। ठीक है, उसके बाद आ, उसके बाद 1972 में मणिपुर
त्रिपुरा एंड मेघालय, MTM, या फिर मेक माई ट्रिप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन MTM याद रखोगे तो 19th, 20th और 21st ऐसे याद हो जाएगा। वैसे इतना डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा जो 1972 में 3 स्टेट बन के आए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। फिर 1975 में सिक्किम में रेफरेंडम हुआ, यानी कि जनमत संग्रह हुआ, और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने 22nd स्टेट सिक्किम को बना लिया था, ठीक है। दोस्तों, गोवा, दमन एंड दीव में पोर्टुगीज का रूल हुआ करता था। हम लोगों ने 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, और वहां से गोवा, दमन एंड दीव को हम लोगों ने भारत में मिला लिया था, ठीक है। चलिए, ये था फेज 1। फेज 4, अब फेज 5 के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। 1987 में मिजोरम को 23rd, अरुणाचल प्रदेश को 24th और गोवा को 25th स्टेट बनाया गया। पहले ये यूनियन टेरिटरीज थे, अब इसको स्टेट बना लिया गया, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत बनाया होगा? तो आर्टिकल 3 के तहत ये बनाया गया था, ठीक है। अब चीजें आप समझो, इसको याद कैसे करना है, तो मैंने याद रखा है मैग 87 से, ठीक है। MAG यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 87, ये सारी चीजें 87 में हुई थी। चूजा 2000, अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, चूजा 2000 का मतलब ये हुआ जो छत्तीसगढ़ 26th, उत्तराखंड 27th और झारखंड 28th स्टेट बन के सामने आया। ये सारा चीज़ 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, और झारखंड बिहार से कटकर अलग से एक राज्य बन के आया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेज 6। दोस्तों, ये फेज जो है ना, वो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसा कहीं भी फेज में चीज़ें मेंशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको फेजेस में डिवाइड किया है, ताकि आप याद भी उसी तरीके से कर लो। दोस्तों, फेज 6 में रीसेंट चेंजेस हैं। 2014 में तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके एज अ 29th स्टेट, ठीक है। और उसके बाद 2019 में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो 29th स्टेट था, अब हो जाएगा 28 स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर के स्टेटहुड को हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लद्दाख जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी अलग से बना दिया गया, ठीक है। फिर 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया जाता है, ठीक है, और एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। और इसके तहत अभी टोटल हो जाता है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब चलिए, जितने भी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है उसको याद करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस ट्रिक। आम गुनाह है, मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले बैठ जाओ। दुनिया इसी से याद करती आई है, ठीक है। शुरू आज से 20 साल से इस ट्रिक के साथ लोग याद करते आए हैं, ठीक है। चलिए, चीजों को समझते हैं। आम यानी कि A फॉर आंध्र प्रदेश 1953, ठीक है। गुनाह, और उससे पहले एम का मतलब महाराष्ट्र 1960 में अलग हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र अलग से अलग हुआ। गुनाह का जी जो है वो गुजरात को बताता है। फिर गुनाह का एच जो है ना, वो 1966 में हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ। 1971 में आपको हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। आम गुनाह है, तो दोस्तों हिमाचल तो मैंने आपको बोला था हिमवंत, ये याद रखने के लिए, क्योंकि 71 भी आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। उसका बाद मैम का मतलब मणिपुर 1972 में, मेघालय 1972 में, और त्रिपुरा 1972 में। MTM ऐसे याद रख लोगे तो याद हो जाएगा, या फिर मेक माई ट्रिप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गोवा, मैंने मैग याद रखा है क्योंकि 87 में 3 स्टेट्स सामने आए, एक तो गोवा, उसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गाओ और मौज लो, लो यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाओ, छाता उठाओ। छाता उठाओ का मतलब ये हुआ छत्तीसगढ़, जो कि 2000 में बना। उसका बाद उठाओ यानी कि उत्तराखंड 2000 में बना, और फिर झारखंड ये भी 2000 में बना। और झरने तले बैठ जाओ, तले का मतलब तेलंगाना। बस इतना ही है जो आपको याद रखना है। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो चलिए सवालों को देख लेते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नए राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, संसद कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है। अरे संसद ही तो बनाएगी, और कौन बनाएगा? संसद ही तो बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के तो पास तो पावर नहीं है नए स्टेट बनाने की, तो संसद बनाएगी। ठीक है। सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये चीज मेंशन्ड है जो आर्टिकल 4 के तहत ये चीज मेंशन है, जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे वो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल दोनों में बदलाव करेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सच लॉ शैल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारा खेल सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि सिंपल मेजोरिटी से ही कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, यही चीजें पूछे जा रही थी। चलिए चौथा भी पढ़ ही लेते हैं। नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट whose area, boundaries और the name is affected। बिल्कुल सही बात है। बिल के इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट इस बिल को भेजेगा राज्य के उस विधानसभा में जहां पे जिस राज्य के चीजों को बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इसका अगर कोई भी जवाब देती है तो वो पार्लियामेंट पे निर्भर करता है, जो वो चीजों को माने या ना माने। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें वापस राज्य के द्वारा भेजी जाएंगी वो नॉन बाइंडिंग होंगी, जरूरी नहीं है जो उस पे बात बने। ठीक है, वो जब चाहे पार्लियामेंट उसको बदल सकती है। चलिए अगला स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि राज्यों का पृथक होने का अधिकार नहीं है। बात बिल्कुल सही है ना। एसके धर कमीशन gave preference to administrative convenience rather than language for reorganization of states। बिल्कुल सही बात है। एकमात्र फजल अली कमीशन जो था उसी ने लिंग्विस्टिक बेसिस को कंसिडर किया था, लेकिन इसने वन स्टेट वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट किया था फजल अली ने। ठीक है, इसके अलावा एसके धर कमीशन जो है और जेवीपी कमीशन दोनों ने लिंग्विस्टिक आधार को नहीं माना था, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सितारमैया कमिटी वाज इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ये स्टेटमेंट क्या आपको वाज नॉट इन फेवर? अच्छा, नॉट इन फेवर इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए, how many states and the union territories were created by the States Reorganization Commission in 1956? तो दोस्तों एक तो पहली बात 14 राज्य थे, 14 यानी कि दो बात गलत हो गई। अब आपको ये बताना है जो टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज थे। तो टोटल 6 यूनियन टेरिटरीज थे, 8 नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987। बिल्कुल सही बात है। ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खम्बात। ये बात भी बिल्कुल सही है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड बाय गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है तो इसको रिजर्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं। दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। दोस्तों दादरा और नगर हवेली जो है ना, ये पोर्टुगीज कॉलोनी था, पोर्टुगीज कॉलोनी था, जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ही आज़ाद कर लिया गया था। इसको बाद में हमने अलग से दर्जा दिया था। ठीक है, सो इट वॉज नॉट द फ्रेंच कॉलोनी, इट वॉज द पोर्टुगीज कॉलोनी। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, यानी कि दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगला है सवाल, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यू फॉलोइंग स्टेट्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। देखो दोस्तों ऐसा है, जो तेलंगाना 2014 में बना था, तो यानी कि जो 2 होगा ये सबसे लास्ट में होगा। 2 है इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, यानी कि ये 2 ऑप्शन चले गए, है ना। अब आओ बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। अब पहले 4 यानी कि पहला 4 दोनों में है, यानी कि हरियाणा जो है वो पहले आया। ठीक है, और उसके बाद आप ये समझो जो झारखंड जो है ये 2000 में अलग हुआ था, है ना।
तो यहाँ पे 3, उसके बाद आएगा 2 से पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी गोवा मैं आपको बता दूं 1987 में इसको फुल स्टेटहुड मिला था, ठीक है। झारखंड 2000 और तेलंगाना 2014। हरियाणा कब की बात है, तो हरियाणा सेपरेशन ऑफ पंजाब कब हुआ था, स्प्लिट ऑफ पंजाब 1966 में हुआ था। फिर हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो हेमवंत ऐसे याद रखा था हमने, ठीक है। तो 1971 ऐसे याद रख लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, which of the following were the members of the State Reorganization Commission formed by the Indian government in August 1953? अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों का पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? दोस्तों, एक तो फजल अली थे, के एम पनिकर थे और कुंजरू थे, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, ठीक है। तो वन ऑप्शन जहां पे नहीं है, बाकी के ऑप्शन सारे सही हैं, यानी कि 2, 3 एंड 4। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं पार्ट 2, यानी कि सिटीजनशिप की। देखो, सिटीजनशिप से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आपको कवर तो करना ही है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है सिटीजनशिप को लेके, वो सबसे पहले समझते हैं। पार्ट 2 में आपको सिटीजनशिप का जिक्र है, टोटल 5 से लेके 11 आर्टिकल तक आपको सिटीजनशिप का जिक्र है, ठीक है। हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा स्टेट का, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका का, ठीक है, यूएसए में। हमारे यहाँ क्या है, तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर को सिंबलाइज करता है। अब जरा आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो हम जब रिपब्लिक बने ना, तो 1950 में जब रिपब्लिक बने तो कुछ चीज़ें लागू हुई, और बाद की चीज़ों के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड कर दिया, जो पार्लियामेंट के पास पावर है आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी बदलाव करने होंगे, वो पार्लियामेंट जब चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल 11 में ये मेंशन कर दिया, पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। तो यानी कि कानून बनाओ और इसके हिसाब से सिटीजनशिप को रेगुलेट करो, और इसके लिए हम लोगों ने 1955 में कानून भी बना दिया, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तो थी आर्टिकल 1955 के बाद की चीजें, ठीक है। जब लेकिन देश आजाद हुआ, फिर हम लोग जब रिपब्लिक बने, ठीक है, गणतंत्र हुए, तो उस समय में क्या क्या चीजें आई, तो यहाँ पे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करते हुए कुछ कुछ चेंजेस किए गए। तो क्या चेंजेस किए गए, तो आर्टिकल 5 लाया गया, इसके तहत हम लोगों ने सिटीजनशिप देना शुरू किया। कब की बात है, तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया विद बर्थ, पेरेंटेज और द रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके बेसिस पे हम लोगों ने माना जो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब जब भारत के नागरिक हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है, तो कुछ राइट्स हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। अब इसका जिक्र मैं आगे करूंगा जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा ड्यूटीज जो हैं वो अब आप फॉलो करोगे, यानी कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को फॉलो करने हैं, ठीक, उनको बेसिकली फॉलो करने हैं। और ये वैसे तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए हैं ना, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय में आर्टिकल 5 के तहत बर्थ, पेरेंटेज और रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप दी गई, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 6 जो है वो किस लिए था, तो जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से आए थे ना, माइग्रेंट्स, ठीक है, उनके लिए इसमें नियम बना के दिए गए थे आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए थे फिर बाद में वापस आ गए, उनके लिए कुछ नियम बना के दिए गए थे। आर्टिकल 8 के बारे में बात करें, ऐसे लोगों के लिए नियम था जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको वन लाइनर अप्रोच में चीज़ों को बताया है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं बताया है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं करनी पड़े, ठीक है। आर्टिकल 9 जो है ना, वो ये बताता है जो हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आप भारत के नागरिक हो
और आप पहुंच जाते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, आप वहाँ पे एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लेते हो, ठीक है, और किसी भी तरीके से आप वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हो, तो फिर आपको भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। आर्टिकल 9 जो है वो नो डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को हमें बताता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 10 के बारे में बात करें, वो ये बताता है जो किसी भी सिटीजनशिप का जो राइट्स होगा वो लॉज पे निर्भर करेगा जो कि पार्लियामेंट में बनकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11, वो बस वो ये कहता है जो पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। इसने कानून बना भी दिया जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसके तहत आपको जो भी सिटीजनशिप मिलेगी उसके 5 प्रकार हैं, बेसिकली 4 प्रकार हैं, ठीक है, और ये 5वां भी है जो आपको समझना होगा। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो बाय बर्थ। अब यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है, अब यहाँ पे ये चीजें याद करने मत बैठ जाना, बस चीजों को समझो। आपको याद बस इतना रखना है जो टोटल 5 तरीके हैं किस तरीके से सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हो भारत का, ठीक है। बाकी के कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 है, और आर्टिकल 11 के तहत एक्ट है 1955, और 1955 के तहत चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आफ्टर दिसंबर 2004 अगर कोई बच्चा इंडिया में जन्म लेता है और उसके माता पिता जो हैं वो अगर इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या फिर कोई एक माता या पिता सिटीजन है और दूसरा कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल गई समझो, ठीक है। वही होता आया है, हम लोग पैदा लेते हैं उसी समय से भारत के नागरिक कहलाने लग जाते हैं। बाय डिसेंट, बाय डिसेंट का मतलब ये हुआ कोई भी अगर इंडिया से बाहर पैदा लेता है, एक पेरेंट जो है वो इंडियन है, ठीक है, इसके अलावा उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया विद इन अ ईयर, तो उसको बाय डिसेंट के बेसिस पे भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन, कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, अगर वो भारत में 7 साल तक रहता है फॉर रेजिडेंस, ठीक है, थ्रू रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्ट्रेशन करा के रखता है, ठीक है, तो उसको भी मिल सकता है इंडियन सिटीजनशिप। बाय नेचुरलाइजेशन, ये अक्सर सवालों में पूछते हैं, ये क्या है ना, जो आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। इसके बाद बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मान लो आपने गोवा पे कब्जा कर लिया, ठीक है, पहले ये पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करता था, आपने कब्जा कर लिया, अब वहाँ के जितने लोग हैं अब वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे क्योंकि वो एरिया ही आपका पार्ट हो गया है ना। इसके अलावा अगर आपको सिटीजनशिप छोड़ना है, इसके भी 3 तरीके हैं। पहला बाय रेनउंसिएशन, आपने ऑटोमेटिकली या फिर वॉलेंटरीली डिक्लेयर कर दिया जो आपको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे ही आपने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया, आपका सिटीजनशिप भारत का टर्मिनेट हो गया। नो डुअल सिटीजनशिप, यही कॉन्सेप्ट आर्टिकल 9 में मेंशन्ड है ना। इसके अलावा बाय डिप्रिवेशन, इसका मतलब यह है जो अगर आपने फर्जी तरीके से कोई सिटीजनशिप भारत का ले लिया है, ठीक है, और तब भारत का गवर्नमेंट चाहे तो आपसे छीन सकती है सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल हो गए तब भी आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, या फिर आप लगातार 7 सालों तक बाहर रह रहे हो, ठीक है, बिना भारत को बताए हुए, ठीक है, आप भारत के किसी भी कॉन्सुलेट के टच में नहीं हो तब भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। दोस्तों अब कुछ अमेंडमेंट एक्ट और आए थे। 2015 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके तहत ओसीआई कार्ड होल्डर का स्कीम स्टार्ट किया गया। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो स्कीम है ना, उन लोगों को छोड़कर है जिनके आपको दादा परदादा पाकिस्तान बांग्लादेश में रहते थे, इनको छोड़ के बात हो रही है, ठीक है। मतलब इंडिया, इंडिया आज का जो इंडिया है, अगर वहां पे आपके एंसेस्टर्स हैं तो ये चीज आपके लिए एलिजिबल है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, तो स्कीम फॉर फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। इसके तहत आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप है, ठीक है, लेकिन आपके दादा परदादा इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में क्वालिफाई करते हो, अगर ये कार्ड आपके पास होगा तो आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट आप वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके अलावा आप
प्रेसिडेंट, एमपी, जज, इन सभी पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांटेशंस के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको सारे राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्लासिफिकेशन है वो समझ लो। एनआरआई, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब ये जो एनआरआई होता है ना, वो इंडियन सिटीजन होता है, ये आप समझो, इंडियन सिटीजन अब्रॉड। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब इस चीज को ओसीआई में ही मिला दिया गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये हुआ फॉरेन सिटीजन विद इंडियन एंसेस्ट्री। स्कीम जो है ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब इसको उसके जगह में ओसीआई का कॉन्सेप्ट आ गया 2015 में, ठीक है। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन विद लाइफ लॉन्ग वीजा, इसको मिल जाएगा। जितनी बार इंडिया में आना है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको फुल इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। बस कुछ ही राइट्स हैं जो पूरी मिलेंगी। वोट देने का अधिकार, प्रेसिडेंट के पोजीशन का अधिकार, एमपी का, जज का अधिकार, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। दोस्तों एक और चीज आपको समझनी होगी। जैसे मान लो आपने यूनाइटेड स्टेट्स में जन्म लिया है, ठीक है, तो फिर आप प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आ, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये, जो इंडिया के बारे में बात करें, तो अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है, तो फिर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस सिटीजनशिप को कहीं से भी एक्वायर किया है, फिर भी लड़ सकते हो, लेकिन यूएस में ये नियम नहीं है। वहां पे नेचुरली बॉर्न होना बहुत ही जरूरी है। यूएस के आपको मतलब वहीं पे पैदा लेना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, जो एक्वायर्ड सिटीजनशिप के लिए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए हमारे यहाँ एलिजिबिलिटी है, लेकिन एक्वायर्ड सिटीजनशिप को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट का चुनाव आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ ली। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। यहाँ पे आया ये जो सीए एक्ट 2019 जो था ना, ये बाप कंट्रीज क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। तो इंडिया के तो और भी बॉर्डर्स हैं, जैसे नेपाल भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका भी नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन ये नियम बाप के लिए एलिजिबल है, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान पूछते हैं, इसीलिए आपको बाप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन कंट्रीज के जो भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, नॉन मुस्लिम क्यों? क्योंकि मुस्लिम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो किनको इंक्लूड किया गया है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है, इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। उनके ऊपर में अगर किसी भी प्रकार का प्रोसिक्यूशन हुआ और वो भारत आ गए, ठीक है, भारत में एज ए रिफ्यूजी हैं, कब से? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो फिर वो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा विवादों में इसलिए था क्योंकि मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब सरकार ने ये कहा, तो देखो जो ये बाप है, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ माइनॉरिटीज की, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है। तो मुस्लिम्स इस प्रोविजन में नहीं है। तो बस आप ये समझो, जो मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, इसके बाद ये सिटीजनशिप के लिए ये हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं। कौन से एरिया? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज जो हैं, जो कि 6th शेड्यूल के दायरे में आते हैं। इसके अलावा वैसे एरिया जो कि इनर लाइन परमिट लगता है वहां पे जाने में, जैसे मणिपुर की बात करें, मणिपुर आप वैसे नहीं जा सकते, वहां पे आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगेगा। जब आप बाहरी होगे ना, तो आपको इनर लाइन परमिट भी लगेगा। तो वैसे एरियाज को छोड़ के यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो पाकिस्तान से वहां पे अगर रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, वो भारत आ गया, 2014 में आ गया, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया, ठीक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो जो ये कंडीशन आप देख रहे हो ना, बाय नेचुरलाइजेशन 12 इयर्स ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे छूट दी गई है। सीएए 2019 में ये चीज 31 दिसंबर 2014 को ही आधार बना दिया गया है। बस इतना ही है सिटीजनशिप आपके लिए, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अगला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे।